Hello everyone, I am Dr. Shrini Kaushik and welcome to my YouTube channel Dream Statistics। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आईसीएसआर की फेलोशिप आई है, डॉक्टोरल फेलोशिप, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने डिफरेंट बेसिक चीजें बताई थी कि फाइनल लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने तक की और कितने टाइप की जो फेलोशिप हैं वो आईसीएसआर देता है। आज हम लोग कुछ मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि फॉर्मेट क्या है हमारा रिसर्च प्रपोजल का। ठीक है। उसके अलावा फॉरवर्डिंग हमें कैसे देनी है, अफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन है अगर आपका तो, या फिर आपका सुपरवाइजर आपको कैसे जो फॉरवर्डिंग है वो देगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो सबसे पहले आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो हमारा आईसीएसआर है उसने हमें क्या फॉर्मेट दिया है रिसर्च प्रपोजल के लिए। तो इंडियन काउंसिल जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग एक टेब्यूलर फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है जिसमें लगभग आपके पास 15 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में बनानी है। तो मैं आपको एक रिसर्च प्रपोजल दिखाऊंगी जो बनाया हुआ है, और वो रिसर्च प्रपोजल मेरा खुद का है। मैं खुद फेलोशिप होल्डर रह चुकी हूँ आईसीएसआर की, तो इसीलिए मैं आपको बहुत डीप और अच्छे से बता पाऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए उसमें हम देख सकते हैं कि टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल है। जो भी आप जिस पे भी आप पीएचडी कर रहे हैं वो रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे टाइटल उसका दिया जाएगा। लेकिन याद रखना है आपको, जो आपका टाइटल है वो आपका अप्रूव्ड हुआ हुआ हो डीआरसी से। जो भी आपकी कमेटी रहती है, अगर वो टाइटल आपका अप्रूव नहीं हुआ है या आपके पास उसका लेटर नहीं है तो इसमें काम नहीं बन पाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपना प्रपोजल बनाने से पहले जो भी आपका टाइटल है उसको अप्रूव करवा लें। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड। जैसे जब भी हम सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो एक उसका एक जिस्ट देते हैं जो जिस्ट अराउंड 300 वर्ड्स में होता है। तो वो आप चाहें तो कुछ पॉइंटर्स में दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसको एक पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दे सकते हैं। तो वो भी मैं आपको अभी रिसर्च प्रपोजल में दिखाती हूँ। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रॉब्लम टू बी स्टडीड, मतलब आपका मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड योर स्टडी, व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड योर टॉपिक। तो वो प्रॉब्लम अराउंड आपको 500 वर्ड्स में लिखनी है। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल दो तरीके से यहाँ पे देना है, जिसमें इन्होंने बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन जरूर देना होगा। मतलब अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ लिस्टिंग मैं कर दूंगा, तो लिस्टिंग करने से काम नहीं चलेगा। आपको पेपर के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है कि पेपर क्या बता रहा है, या फिर मतलब पेपर में क्या मेथोडोलॉजी यूज की गई थी, या उस पेपर का क्या आउटकम निकला। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिटरेचर और दैट पेपर आप कैसे उसको अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं। फिर सिक्स्थ है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। रिसर्च गैप हमारा बताता है कि क्या ऐसी चीज है जो अभी तक नहीं करी गई है, मतलब आपकी स्टडी में नया क्या है, वाई आर यू पर्टिकुलरली चूजिंग दिस टॉपिक। तो ये हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। फिर आता है हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, कि आपके स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट इज रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या रहेगा, हाइपोथेसिस क्या रहेगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन सम फ्रेमवर्क, अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो वो। रिसर्च आउटकम्स क्या हो सकते हैं आपके, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, है ना। जैसे भाई एक ही टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च की जाती है, तो उस स्टडी में क्या अलग था, आपकी स्टडी से क्या कंट्रीब्यूशन निकला है। देन इम्प्लीकेशन, रेलेवेंस, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन स्कीम क्या रहेगी, एंड द लास्ट इज बिब्लियोग्राफी। तो ये जो आपका एक बेसिक सा फॉर्मेट है ये आपका आईसीएसआर ने दे दिया है। अब हम इसमें मैं आपको एक सिनॉप्सिस दिखाती हूँ जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रिसर्च प्रपोजल है, कि कैसे वो बनाया गया था। तो ये है रिसर्च प्रपोजल जो मेरे टाइम पे जब फेलोशिप आई थी मैंने बनाया था। तो आइए हम इसी को देख लेते हैं, इसी के तौर पे बात कर लेते हैं। ये जो नंबराइजेशन है ये मैंने यहाँ पे सिर्फ जो आपका आईसीएसआर ने प्रपोजल का एक स्कीम भेजा है उसको यहाँ पे शो करने के लिए करी है। अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट नंबर्स, बिकॉज टाइटल में ऑब्वियसली हम लोग नंबर वगैरह पुट नहीं करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपका आ जाएगा टॉपिक। ये जो टॉपिक है मेरा, ये था अप्रूव्ड बाय डीआरसी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये कुछ जैसे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय टॉपिक, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी,
ओरिजिनलिटी क्या है कि भाई मैं अपनी स्टडी में क्या नोवेल चीज कर रही हूँ, देन इम्प्लीकेशंस क्या आएंगी, एंड सम 3 to 4 कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर स्टडी। तो ये हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट। फिर थर्ड पॉइंट, जैसा कि उसमें बताया गया था प्रॉब्लम टू बी स्टडीड, तो इट शुड बी अराउंड 500 वर्ड्स, जिसमें आप क्या लिख सकते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या था बिहाइंड द स्टडी, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है आपकी स्टडी का, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू आप अपना दो तरीके से दिखा सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मेरी स्टडी में 3 कंस्ट्रक्ट्स थे, तो मैंने अकॉर्डिंग टू दैट उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले 2 कंस्ट्रक्ट्स का एंड देन सिंगल जो मेरा तीसरा वेरिएबल था उसके साथ। देन आई हैव आइडेंटिफाइड द रिसर्च गैप, कि क्या रिसर्च गैप था। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो भी आप प्रपोजल बना रहे हैं उसमें साइटेशन डालना मत भूलिएगा। साइटेशंस मतलब इन टेक्स्ट साइटेशंस। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सब है इन टेक्स्ट साइटेशंस। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी स्टडी है या आप जो भी बताना चाह रहे हो वो आपका रिलायबल बन जाता है। और जब चीज रिलायबल होगी तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, उसको ट्रस्ट वर्दी ज्यादा बना देगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई जो भी आप कंटेंट जहां से ले रहे हैं उसका इन टेक्स्ट साइटेशन अपने प्रपोजल में डालें, इससे वेटेज जो है वो आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को मैंने अपने टाइम पे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा एक ओवरऑल व्यू देते हैं स्टडी का, और स्पेसिफिक जिस पे मेरी पूरी की पूरी स्टडी बेस्ड है, जो बेसिकली बेसिस है मेरी स्टडी का। ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन जब आप कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस के अलोंग विद नीचे ही आप अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, कि भाई आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या लिखना होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिवाइड योर रिसर्च मेथोडोलॉजी इनटू पॉइंट्स। अगर आप सब कुछ एक पैराग्राफ में लिख देंगे ना तो वो बहुत बल्की सा लगेगा, और कोई भी जो आपका सिनॉप्सिस या प्रपोजल चेक कर रहा है वो मतलब उतना माइंडसेट में नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा पैराग्राफ पढूं या फिर उसके बाद इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालूं। तो पैराग्राफ्स आर नॉट रिकमेंडेड। सो इसलिए मेक श्योर कि आप उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने स्कोप बता दिया 3-4 लाइन में कि मेरी स्टडी का स्कोप क्या है, कवरेज मैं कहाँ कहाँ करूंगी अपनी स्टडी की। फिर अप्रोच अप्रोच मेरी क्या रहेगी, रिसर्च डिजाइन मेरा क्या होगा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन एयर जो यूज करूंगी उसको मैं कैसे यूज करूंगी, मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर मैं जो है किसी का अडॉप्ट करूंगी। देन व्हाट विल बी द प्लेस एंड पॉपुलेशन फॉर माय स्टडी, एंड व्हाट विल बी द स्टैटिस्टिक्स यूज्ड। ऑब्वियसली इतना स्टार्टिंग टर्म में जब हम लोग प्रपोजल बनाते हैं तो हम लोग सब कुछ नहीं सोच पाते कि मतलब क्या स्टैटिस्टिक्स में यूज करूंगी। तो साथ साथ जब हम लोग अपनी स्टडी करते जाते हैं और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि हम कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये एक सिर्फ मेरा सोचा हुआ है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, दीज आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिक्स। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपने यहाँ पे सेम लिख दिया है या अनोज लिख दिया है तो आप फ्यूचर में चल के उसको बदल नहीं सकते, नहीं। ये सिर्फ मेरा अभी का सोचा हुआ है कि मैंने टॉपिक पढ़ा है और जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैं क्या लगा सकती हूँ। तो हमें अपने प्रपोजल में सब कुछ एक्सपेक्टेड लिखना है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड थिंग्स। देन सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहेगी, जैसे टारगेट पॉपुलेशन क्या है, फ्रेम क्या रहेगा, मतलब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कैसे रहेगा, किन लोगों को मैं इंक्लूड करूंगी किसको नहीं करूंगी। देन कम सैम्पलिंग यूनिट, कौन कौन सी यूनिट मैं चूज कर रही हूँ, टेक्निक कौन सी यूज होगी, है ना। जैसे मेरे टाइम पे प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड थी, तो जैसे आपकी सिंपल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सिस्टमैटिक भी हो सकती है। तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक में यूज करूंगी, हो सकता है इट माइट बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एज वेल। देन व्हाट विल बी द सैंपल साइज। तो सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी का एक अलग से पॉइंट बन गया।
तो ऐसे ही क्या करा हम लोगों ने कि जो मेरी मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन था उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है वो अट्रैक्टिव लगेगी, प्लस जो भी आपकी रिसर्च प्रपोजल को देख रहा है उसको वो पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, बहुत बल्कि नहीं होगा, बहुत कम्बरसम प्रोसेस नहीं होगा उसको पढ़ना। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रेलेवेंस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि वी हैव टू यूज एक्सपेक्टेड वर्ड एवरीवेयर, बिकॉज अगर आप अभी से बता देंगे आपके आउटकम्स का होंगे क्या होंगे, देन व्हाट इज द नीड टू डू होल्ड स्टडी। तो इसलिए एक्सपेक्टेड बताना है कि ऐसा हो सकता है, जो मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे ये आउटकम आया है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो मेरी स्टडी है उसमें भी एक्सपेक्टेड आउटकम यही हो। एंड व्हाट इज द रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस क्या है मेरी स्टडी का, ये भी मुझे बताना उसमें जरूरी है। देन कम्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जैसे एक ही टॉपिक पे लगभग बहुत सारी स्टडीज हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रीन मार्केटिंग, तो ग्रीन मार्केटिंग पे अराउंड थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज अवेलेबल होंगी। तो व्हाट यू आर डूइंग डूइंग आपकी जो भी रिसर्च है वो जो करंट अभी बॉडी ऑफ नॉलेज है, एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी, उसमें नया क्या होगा, तो ये हमको इसमें बताना होगा रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव व्यू से भी बता सकते हैं, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं। देन कम्स की एक्सपेक्टेड इम्प्लीकेशन उसकी किस किस एरिया में हो सकती है। तो जैसे डिवाइड कर दिया था सोशल पर्सपेक्टिव के किस किस एरिया में काम कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने टॉपिक के बारे में कि उसके एक्सपेक्टेड इम्प्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो बताएंगे। देन कम्स टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। अगेन इट्स टेंटेटिव, एक्सपेक्टेड है बिकॉज अभी मैंने ऐसा सोच के चला है कि मैं ऐसा करूंगी, बट हो सकता है एंड टाइम पे या जब मैं प्रॉपर थीसिस को अपना फाइनल लुक दे रही हूँ तब थोड़ा सा मेरा चैप्टराइजेशन स्कीम जो है वो चेंज हो जाए। तो आपको जितने भी अपने चैप्टर्स बनाने हैं, 5 चैप्टर 6 चैप्टर, आप एक टेबुलर फॉर्म इसमें दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 5 चैप्टर्स के बारे में, और यहाँ पे उसका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नाउ एक और चीज इसमें ऐड की गई है, जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम्स दिए हुए हैं चैप्टर्स के, बट नाउ अकॉर्डिंग टू आईसीएसआर अपडेटेड फाइल आपको यहाँ टॉपिक्स के साथ छोटी छोटी समरी भी देनी होगी। मतलब अलोंग विद योर चैप्टर नेम, जो भी आपका अभी टेंटेटिव चैप्टर नेम है उसके साथ आपको यहाँ पे क्या देनी होगी, समरी देनी होगी कि आप इस चैप्टर में क्या लिखने वाले हैं। जैसे लिटरेचर रिव्यू और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहला चैप्टर था, तो इसमें अबाउट लिटरेचर रिव्यू, देन इट्स अबाउट टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो उसके बारे में अराउंड 3 to 4 लाइंस समरी आपको यहाँ पे मेंशन करनी ही करनी होगी। एंड द लास्ट इज बिब्लियोग्राफी। अगेन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक आपने जितना भी अपने प्रपोजल में इन टेक्स्ट साइटेशन दिया होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे जितने भी पेपर्स आपने यूज किए हैं, मतलब जहां जहां से भी साइटेशन दिया है उसका यहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजिकल बिब्लियोग्राफी बना देनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिसर्च प्रपोजल। अब देख लेते हैं कि जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हमें क्या करना होगा। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स में एक तो फॉर्मेट दिया गया है हमें यहाँ पे, फॉर्मेट ऑफ फॉरवर्डिंग बाय अफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन। अगर आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉरवर्डिंग लेटर अपना फिल करना होगा। एंड उस पे जितना जो भी आपके रजिस्ट्रार हैं, सबसे पहले तो एप्लीकेंट के साइन होंगे, फिर उसके बाद सुपरवाइजर के, एंड द लास्ट इज जो भी प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उसका रजिस्ट्रार है कॉलेज का, उनके साइन होंगे। एक फॉरवर्डिंग लेटर आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट देगा, ठीक है, उसमें भी यही है, नीचे सबके सिग्नेचर करा के आपको ये फिलअप करके अपलोड करना है। एंड द लास्ट इज फॉर्मेट ऑफ फॉरवर्डिंग लेटर बाय सुपरवाइजर। ये जो भी आपके सुपरवाइजर हैं वो इसमें आपको एक लेटर दे देंगे, इसमें सब कुछ फिल किया जाएगा कि सो फार उन्होंने कितने जो बच्चे हैं उनको गाइड किया है, और अभी कितने सुपर स्कॉलर्स उनके पास वो गाइड कर रहे हैं करंटली। तो ईच एंड एवरी डिटेल विल बी फिल्ड, और इसको भी आप अपने सुपरवाइजर से साइन करा के स्टैंप लगा के, प्लस आप एप्लीकेंट हैं अपने भी साइन करके इसको अपलोड करना होगा। So all these things are related to ICSR proposal. Again, I am also putting my number in the description box. So if you have any problem, any confusion regarding making the proposal, you can reach out to me.
ऑल्सो इफ यू वांट कि मैं आईसीएसआर से ही रिलेटेड और भी चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, लाइक फॉर्म कैसे फिल करना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए ड्रीम स्टैटिस्टिक्स के साथ। बाय बाय।